पंजाब में किसान संगठनों का आज 10 घंटे का बंद है और साथ ही सड़क जाम किया गया है। रेलवे ट्रैक पर भी किसान बैठ गए हैं। पंजाब में किसान संगठनों का आज 10 घंटे का बंद बुलाया गया। सड़क जाम किया जाएगा। रेलवे ट्रैक पर किसान अभी बैठ चुके हैं। कहा जा रहा है कि रेलवे ट्रैक के साथ साथ सड़क को भी बंद किया जाएगा। पंजाब के किसान लगातार जो कि धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका आंदोलन धीरे धीरे और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, उग्र होता नजर आ रहा है। और ऐसे में आज बड़ी खबर, जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है पंजाब से, वो ये कि पंजाब में किसान संगठनों का जो आज 10 घंटे का बंद उन्होंने बुलाया है और ऐसे में सड़क जाम वो करेंगे, रेलवे ट्रैक को भी बाधित करेंगे। और ये पहली तस्वीर आज सुबह की, जहां पर किसान जो है रेलवे ट्रैक को बाधित करते वहां पर धरना देने के लिए पहुंच गए। और ऐसे में पंजाब पुलिस के अधिकारी वहां पर आपको नजर आ रहे हैं। लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त पंजाब से, पंजाब के किसान आंदोलन से निकलकर सामने आ रही है। किसान मांगों को लेकर किसान संगठनों का आज पंजाब बंद है। पंजाब में जगह जगह सुबह 7 बजे से लेकर 4 बजे तक किसानों ने पंजाब बंद का आह्वान किया है और धरने प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुके हैं। हम मोहाली में हैं इस वक्त। ये बिजी एयरपोर्ट रोड है जो मोहाली को एयरपोर्ट के जोड़ता है और साथ में जो है बठिंडा वाला जो नेशनल हाईवे है उससे भी जोड़ता है। तो यहाँ पे किसान आप देख सकते हैं सुबह 7 बजे से ही डट गए हैं। ये सड़क जो है पूरी तरह बंद कर दी गई है। आवाजाही जो है बिल्कुल ठप है यहाँ पे। तो किसानों का आज पंजाब बंद है सुबह 7 बजे से लेके शाम 4 बजे तक। 13 फरवरी से किसान जो हैं शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते थे मगर जा नहीं पाए क्योंकि हरियाणा की तरफ से लगातार आंसू गैस के गोले जो है जब जब उन्होंने प्रयास किया वो इस्तेमाल किए गए। अब किसानों ने अपना आंदोलन तेज किया है। एक तरफ जहां शंभू बॉर्डर से कोशिश की गई 101 किसानों का जत्था भेजने की, वहीं दूसरी तरफ किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के 36 दिन हो गए हैं आमरण अनशन पे बैठे हुए। तो आज किसानों का जो है अपने आंदोलन को तेज करते हुए पंजाब बंद है और जहां सड़क बंद है वहीं रेल भी पंजाब में पूरी तरह से ठप है। ये आप देख सकते हैं, ये मोहाली से लुधियाना को जोड़ने वाला रेलवे ट्रैक है जो पूरी तरह से बंद है। यहाँ पे किसान जो है अपने झंडे लेके खड़े हुए हैं और साथ में पुलिस है ताकि कानून व्यवस्था जो है वो बनाई जा सके। पर किसानों का 7 बजे से लेकर 4 बजे तक का आज पंजाब बंद है और इसका असर जो है अभी से दिखना शुरू हो गया है। सुबह 7 बजे से ही किसानों ने जो है एक तरफ जहां रेलवे ट्रैक बंद कर दिए हैं वहां दूसरी तरफ सड़कें बंद कर दी हैं। तो किसान अपने आंदोलन को और तेज कर रहे हैं। किसानों की मांगे वही हैं कि एमएसपी लीगल गारंटी जो है वो दी जाए। एमएसपी की लीगल गारंटी जो है, साथ ही साथ स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट जो है वो लागू की जाए। ये किसानों की कुछ एक मांगे हैं। कृषि को जो है WTO से बाहर करना, कर्जा मुक्ति। तो किसानों का फिलहाल 7 बजे से लेकर 4 बजे तक जो पंजाब बंद है उसका असर जो है वो दिख रहा है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, AP न्यूज़, मोहाली। बात बिहार में बीपीएससी परीक्षा को लेकर जारी बवाल की, उससे जुड़ी आज की बड़ी खबर आपको बता दें। कल पटना में लाठीचार्ज हुआ और आज बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया गया है। अभ्यर्थियों में लगातार आक्रोश नजर आ रहा है। अब बीपीएससी परीक्षा को रद्द कर री एग्जामिनेशन की लगातार छात्र मांग कर रहे हैं। छात्रों के समर्थन में लेफ्ट पार्टियों ने आज बिहार में चक्का जाम का ऐलान किया है। आज सुबह 11 बजे पटना समेत पूरे बिहार में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। लेफ्ट पार्टियों के यूथ और स्टूडेंट विंग ने बाकी विपक्षी दलों को भी साथ आने का न्योता दिया है। CPI-ML ने रेल रोकने का ऐलान किया है। साथ ही आपको बता दें 2 तस्वीरों के जरिए, पटना में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कल लाठीचार्ज किया गया था, उसकी तस्वीरें सामने आई थी। लाठीचार्ज की यहां पर तब नौबत आई जब बीपीएससी परीक्षा को रद्द करते हुए री एग्जाम करवाने की मांग पर अड़े हुए हैं अभ्यर्थी। पहले तो परमिशन ना होने के बावजूद दिन भर गांधी मैदान में जुटे रहे और देर शाम होते होते सीएम आवास की ओर बढ़ने की कोशिश ये छात्र कर रहे थे। इसके बाद पुलिस ने उन्हें रोका और जब प्रदर्शनकारी नहीं रुके, नहीं माने, तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया, पानी की बौछार की गई। बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की मांग को लेकर छात्र सीएम हाउस तक मार्च निकाल रहे थे। बिना इजाजत के जब वो सड़कों पर निकले तो उनका पुलिस से सामना हुआ, जिसके बाद छात्रों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। पुलिस ने प्रदर्शन करने वालों पर कोई रहम नहीं किया, बल्कि उन्हें ढूंढ ढूंढ कर पीटा और सड़क पर घसीटा। इतने में भी छात्र नहीं माने तो उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया।
सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों को हटाने में पुलिस ने अपना पूरा जोर लगा दिया था। इसमें कुछ छात्रों के कपड़े तक फट गए। छात्र पुलिस के सामने हाथ जोड़ते, पैर पड़ते भी देखे गए। पटना पुलिस की कार्रवाई को लेकर अभ्यर्थियों में गुस्सा है। वाटर कैनन का यूज किया गया, लाठी डंडों से हमें ऐसे कुत्तों की तरह भगाया गया जैसे हम लोग बहुत बड़ा उग्रवादी हैं। छात्रों पर लाठियां बरसाने वाली पुलिस से जब सवाल किया गया तो वो कैमरे के सामने आई और फिर सफाई दी। उनको समझा रहे थे, आखिरी में जो है मजबूर होकर हम लोगों के द्वारा वाटर कैनन का यूज किया गया। पुलिस के लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हो गए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। बीपीएससी अभ्यर्थियों के समर्थन में जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर भी गांधी मैदान पहुंचे थे। इसके बाद छात्रों के साथ मार्च में वो शामिल हुए। आरोप है कि उन्होंने छात्रों को उकसाया है। उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। बीपीएससी परीक्षा रद्द कराने की मांग पर आंदोलन कर रहे छात्रों के बीच से जनसुराज पार्टी के मुखिया प्रशांत किशोर भले गायब हो गए, लेकिन प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पर गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्रशांत किशोर पर आरोप है कि उन्होंने अभ्यर्थियों को उकसाया और उन्हें सड़क पर लाकर हंगामा करवाया। प्रशांत किशोर समेत 21 पर नामजद और 700 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। दरअसल प्रशांत किशोर की अगुवाई में अभ्यर्थियों ने सचिवालय की तरफ मार्च करने का फैसला किया। आंदोलन में प्रशांत किशोर भी चल रहे थे। वो आंदोलनकारी छात्रों को ज्यादा भीड़ लाने के लिए कह रहे थे। मैं विद्यार्थियों से आग्रह यही करूंगा कि यहाँ पर कोई भी कार्रवाई ऐसी न करे जो लॉ के अनुरूप न हो। छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद प्रशांत किशोर के ना दिखने पर अब छात्रों में गुस्सा है। किशोर चोर है, अगर उसको आंदोलन को समर्थन देना था तो यहाँ रहना चाहिए था। पटना में छात्रों के आंदोलन का 12वां दिन था। छात्रों का आरोप है कि बिहार में बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी हुई है, उसे रद्द किया जाए। तो देखिए, पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने अभ्यर्थियों पर हुई कार्रवाई को लेकर पुलिस को घेरा, तो प्रशांत किशोर पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास की ओर जाने की कोशिश कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उन्हें तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार का सहारा लिया, जिस पर अब बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने पुलिस की कार्रवाई का विरोध किया। इस सर्दी में जिस प्रकार से लाठी बरसाया जा रहा है, लोगों का कलेजा दहल जाना चाहिए। तेजस्वी यादव ने प्रशांत किशोर का नाम लिए बिना उन्हें बीजेपी की बी टीम बताया और आंदोलन को कुचलने की साजिश बताया। ये आंदोलन को कमजोर करने का, भटकाने का दूसरा फॉर्मूला बीजेपी के बी टीम वालों ने उन लोगों के इशारे पे ये काम जो है हुआ है, कमजोर करने का। दूसरी ओर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव घायल छात्रों से मिलने अस्पताल पहुंचे और आज राज्यपाल से मिलने की बात कही। छात्र आंदोलन पर गरमाई सियासत में अब माले भी कूद पड़ी है और आज बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान किया गया है। तो एक तरफ प्रशांत किशोर पर छात्रों को भड़काने के आरोप में केस दर्ज हो गया है, तो दूसरी तरफ उनका एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, क्योंकि इसमें प्रशांत किशोर और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच में बहस होती नजर आ रही है। ये वीडियो पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने शेयर किया है, सोशल मीडिया पर इस वीडियो को शेयर किया है। इसके आधार पर पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर छात्रों को धमका रहे हैं और धौंस दिखा रहे हैं। ये प्रशांत किशोर का वही वीडियो है जो पप्पू यादव ने शेयर किया है, सुनिए। को क्या रे तू सूरज यादव को क्या रे तू ज्यादा प्रधान लोग आए यहाँ पर, जरा आइए तो भाई जरा सामने। रुको भाई, रुकिए। कौन है जरा बताइए तो। ये नया नया नेता अभी आए हैं, बड़ा अरे आप नेता हैं, हम लोग नेता हैं भाई। अरे सुनिए ना, बात सुनिए, सुनो। अभी कंबल मांगे हो हमसे। कौन मांगा कंबल? आप कंबल विद्यार्थी लोग मांगे हैं क्या आपसे? नीचे करो। अब आप कंबल देके धौंस दिखा रहे हैं लड़का लोग को, कंबल मांगे हो। कंबल हम लोग अपने दिए था, विद्यार्थी लोग हम लोग अपने दिए हैं कंबल, हम लोग दिए चंदा करके, कंबल नहीं। आपसे कंबल कौन मांगा है? आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। किसान संगठनों का आज पंजाब बंद है। संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब बंद और रेल रोको आंदोलन का फैसला पिछले हफ्ते लिया था और आज ये चक्का जाम करते हुए नजर आएंगे।
एमएसपी समेत कई मांगों को मनवाने के लिए किसान ट्रेनों को रोक रहे हैं, क्योंकि किसानों ने आज पंजाब बंद का ऐलान किया है। किसान संगठनों का बंद शाम 4 बजे तक रहेगा। इस दौरान इमरजेंसी सेवाओं के आने जाने की छूट रहेगी। हम कहते हैं लाखों की तादाद में आप रोड और रेल पर आइए और इस मोर्चे को सफल करिए। पंजाब में किसानों के रेल रोको आंदोलन की वजह से रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। किसानों के प्रदर्शन को देखते हुए 107 ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कई ट्रेनों को दूसरे रूटों से गुजारा जाएगा। दूसरी ओर पंजाब हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने किसानों से बड़ी संख्या में खनौरी पहुंचने की अपील की है। सरकार हमारी बात सुनने की बजाय हमारे आंदोलन को ही कुचलने के ऊपर तुली हुई है। सभी से निवेदन करता हूँ, सब भाई मोर्चे पे पहुँचे। अपनी मांगों को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा 13 फरवरी से शंभू खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं अब दिल्ली की, जहां पर वोटों की गिनती तो वोटिंग के बाद ही होगी, लेकिन बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने इस गिनती को अभी से शुरू कर दिया है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर वोटों की हेराफेरी का आरोप लगाकर मैदान में उतर आई हैं और फर्जी वोटर मामले में पुलिस भी अब एक्शन मोड में है। दिल्ली में फर्जी वोटर का मुद्दा फिर गर्मा गया है। शाहीन बाग थाने में फर्जी तरीके से वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई है। जिन 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, उनमें मोहम्मद हारिस, अनु शर्मा, अनिल कुमार जैन और मोहम्मद अजीजुर रहमान का नाम शामिल है। इन सभी पर फर्जी दस्तावेज के सहारे वोटर कार्ड बनवाने का आरोप है। बीजेपी का आरोप है कि आम आदमी पार्टी फर्जी वोटर बनवा रही है, जिसका जवाब देने खुद अरविंद केजरीवाल सामने आए। बीजेपी बेईमानी से चुनाव लड़के किसी भी तरह से जीतना चाहती है। शादरा में 11,008 वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दी। आम आदमी पार्टी के सवाल उठाने पर बीजेपी ने भी जवाब दिया। 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं। मोहम्मद जमील आलम, किशनिक, मोहम्मद नईम, शबाना खातून। ये एफआईआर दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन, दिल्ली के इलेक्शन कमीशन। लोगों के वोट बनाने का काम जोरों पे चल रहा है। अरविंद केजरीवाल, ये है तुम्हारी साजिश। तो देखिए, अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ के लिए दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया है। कल बांग्लादेशियों को पकड़ा गया, उनको उनके वतन वापस भेजा गया। दिल्ली में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाकर 7 बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान की, जिनमें 5 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल हैं। हमने कल 7 बांग्लादेशी रिपोर्ट करे हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इससे पहले हम 5 बांग्लादेशी अरेस्ट कर चुके हैं, जिनके पास फर्जी दस्तावेज मिले थे। दिल्ली पुलिस ने अब तक 12 बांग्लादेशियों को पहचान कर पकड़ा है। इनमें से 7 को अर्जन नगर मेट्रो स्टेशन से पकड़ा गया। अर्जनगढ़ मेट्रो स्टेशन के पास हमारी मौजूदगी और इसी मेट्रो के आसपास के इलाकों में जब पुलिस ने वेरिफिकेशन किया जा रहा था, तब उस दौरान जो 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए जंगल का रास्ता चुनते हैं। प्राइमरी बेसिस जो मालूम चला है, ये लोग जंगल के रास्ते आते हैं, कुछ लोग इनकी मदद करते हैं वहाँ से क्रॉस करने में। हम उस लेक पे काम कर रहे हैं, हमारे पॉजिटिव लीड्स हैं, हम उसमें कुछ गिरफ्तारियां करेंगे। दिल्ली पुलिस ने बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है और उनकी पहचान के लिए डोर टू डोर वेरिफिकेशन कर रही है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के बाद भी सियासत नहीं थम रही है। स्मारक के बाद अब अस्थि विसर्जन में कांग्रेस नेताओं के मौजूद न रहने पर बीजेपी ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अस्थियों को यमुना में विसर्जित कर दिया गया। दिल्ली के मजनू का टीला के गुरुद्वारे में मनमोहन सिंह के परिवार के सदस्य उनकी अस्थियां लेकर पहुंचे। शोक सभा में मनमोहन सिंह की पत्नी गुरशरण कौर के साथ साथ उनके परिवार के कई लोग मौजूद थे। लेकिन बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस मौके पर कांग्रेस पार्टी का कोई बड़ा नेता तो दूर, कोई छोटा नेता तक मौजूद नहीं था। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, ये बहुत ही दुखद है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के अस्थि विसर्जन के दौरान कांग्रेस और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। मीडिया का ध्यान आकर्षित करने और राजनीतिकरण करने के लिए कांग्रेस मौजूद थी, लेकिन जब उन्हें सम्मान देने की बात आई तो वो अनुपस्थित थे। सचमुच शर्मनाक। उनकी एशेज को इमर्स करने का समय आया आज तो पहुंचे नहीं, तो मैं क्या फोटो आपके लिए पहुंच जाते हो ऐसे घटिया किस्म के। बीजेपी के आरोप के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। हरदीप पुरी जी वहाँ खुद गए थे और अगर वो खुद नहीं गए थे तो किसी दूसरे पर उंगली उठाने का उन्हें कोई हक नहीं। प्रयागराज महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी से हो रही है। आस्था का ये सबसे बड़ा मेला
26 फरवरी तक चलेगा, लेकिन इसके न्योते को लेकर सियासी पारा हाई हो चला है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्योते पर सवाल खड़े किए हैं। पूरी रिपोर्ट देखिए 1 मिनट में। एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए कि मुख्यमंत्री योगी ने किन किन लोगों को महाकुंभ का निमंत्रण दिया है। सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को महाकुंभ का निमंत्रण दिया था, जिस पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा और दावा किया कि महाकुंभ का न्योता नहीं दिया जाता है। कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है, कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। अखिलेश यादव के सवाल उठाने के बाद बीजेपी ने पलटवार किया और न्योता दिया कि वो महाकुंभ में आकर अपने पाप धो ले। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूँ, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। और आपको अभी भी उत्तर प्रदेश राज्य का जो आपका शासन काल था, आपको याद आता होगा। बीजेपी के राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा ने भी अखिलेश को जवाब दिया। योगी जी चाह रहे सब लोग आए, सब धार्मिक बनाए, ये उनका कर्तव्य परायणता है और उन्होंने नहीं बुलाए, उनकी कर्तव्यहीनता थी। पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने गंगा नदी में आस्था की डुबकी लगाई। वो अपने परिवार के साथ संगम तट पर पहुंचे थे और नाव से कूदकर गंगा नदी में उन्होंने गोता लगाया। कूद जाओ। भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ की यमुना जी में ये डुबकी वायरल हो गई है। मोहम्मद कैफ अपने बेटे और परिवार के साथ एक नाव से त्रिवेणी संगम पर पहुंचे, यमुना जी में गोता लगाया और सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, इसी जमुना जी में तैराकी सीखा हूँ। अबे इसी जमुना जी में तो तैरते सीखा है वो। ठंडा पानी वैसे? हाँ। ठंडा पानी। लोग स्विमिंग पूल में जाके सीखते हैं। आओ तैर लो, अभी ठंडा पानी बहुत तैर लो। करीब 1.5 मिनट के वीडियो में मोहम्मद कैफ बेहद खुश और संगम के बारे में बात करते दिखाई दिए। ऐसे बहाव है कि बहाव उस तरफ है? बहाव थोड़ा है कि नहीं? गंगा जी में बहाव तो गंगा जी में जाता नहीं, पर थोड़ा बहाव तो होगा। मोहम्मद कैफ प्रयागराज के ही रहने वाले हैं और उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। नया साल बस आने को है, आज और कल बस 2 दिन बाद 2024 खत्म हो जाएगा। ऐसे में एक तरफ लोग नए साल यानी कि 2025 के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ नए साल के जश्न के खिलाफ फतवा भी जारी हो गया है। ये है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के प्रेसिडेंट मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी, जिन्होंने नए साल के जश्न के खिलाफ फतवा जारी किया है। ये जो जश्न है नए साल का, ये अंग्रेजी साल यानी ईसाइयों का साल शुरू होता है और नए साल का जश्न मनाना ईसाइयों का मजहबी शियार है और किसी भी गैर मजहब का मजहबी शियार को अपनाना मुसलमानों के लिए सख्त नाजायज़ है। तो फतवे में ये साफ साफ कहा गया है और मुसलमानों को ख़ास तौर पर नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, उनको हिदायत दी गई है कि नए साल का जश्न न मनाएं, ये शरीयत की रोशनी में नाजायज़ है और जो लोग मनाते हैं वो गुनहगार होंगे। इधर ये फतवा जारी हुआ, उधर मौलाना साहब सवालों में घिर गए। हमें सबको सम्मान करना है, ये अंतर्राष्ट्रीय नववर्ष है, इसको भी सम्मान करो। नहीं मनाना है घर पे बैठ जाओ भाई, लेकिन दूसरे को फतवा देने वाले कौन हो? यूपी के संभल हिंसा की साजिश पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ी रही है। जी हां, जांच एजेंसियों का ऐसा शक है कि दुबई में बैठा संभल का शारिक साठा हिंसा की साजिश में शामिल था। संभल की जामा मस्जिद सर्वे के दौरान 24 नवंबर को हुए बवाल की साजिश का शक शारिक साठा पर है। शारिक साठा फर्जी पासपोर्ट के जरिए दुबई में जाकर बस गया है। SIT को शक है कि शारिक साठा दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है, जिसने संभल हिंसा में फंडिंग करने के साथ हथियार भेजे थे। संभल से ताल्लुक रखने वाले 5 आतंकियों की कुंडली भी खंगाली जा रही है। इन आतंकियों में 2 के नाम शाहिद अख्तर और उस्मान हुसैन है। SIT को शक है कि इनमें से ही किसी ने संभल हिंसा में इस्तेमाल हथियार और पैसे पहुंचाए हैं। इसके अलावा संभल के ही कई लोग पहले ही पुलिस के रडार पर हैं। दरअसल हिंसा वाली जगह पर फॉरेंसिक टीम को जांच में पाकिस्तान और अमेरिका के बने कारतूस मिले थे, इसलिए जांच एजेंसियों को शक है कि हिंसा के पीछे आतंकी कनेक्शन हो सकता है।
संभल के दीपसराय का रहने वाला शारिक साठा बड़ा वाहन चोर भी है। दिल्ली, एनसीआर, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में उस पर चोरी लूट के कई मामले दर्ज हैं और अभी वो दुबई में जाली नोट का धंधा कर रहा है। यूपी के संभल के चंदौसी इलाके में बावड़ी की खुदाई को 1 हफ्ता पूरा हो चुका है, जहां पर हर दिन सच्चाई सामने भी आ रही है। खुदाई में बावड़ी का न सिर्फ मूल स्वरूप सामने आने लगा है, बल्कि लंबाई भी यहां पर बढ़ रही है। भले ही चंदौसी में सालों से पटी बावड़ी की खुदाई 21 दिसंबर को शुरू हुई, लेकिन आज बावड़ी अपने पूरे स्वरूप में ऐसे दिख रही है। खुदाई के बाद बावड़ी सड़क को भी पार कर चुकी है। संभल के चंदौसी में जो बावड़ी की लगातार खुदाई चल रही थी, तो बावड़ी की खुदाई में सड़क भी पार हो गई। जो पूरे सड़क का ये जो पूरा परिसर था इस पूरे मोहल्ले की, उसको भी यहाँ पर पार कर लिया है बावड़ी की इस पूरी खुदाई ने। खुदाई में रानी की बावड़ी की 50 साल पुरानी तस्वीर भी मिली है, जिसमें देखा जा सकता है कि पहले बावड़ी कितनी भव्य थी। बावड़ी की खुदाई में जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, वैसे वैसे परतें खुल रही हैं। दावा किया जा रहा है कि बावड़ी के भीतर सुरंग है जो बांके बिहारी मंदिर तक जाती है। ऐसा बताया जा रहा है कि बावड़ी के भीतर एक सुरंग है जो कि मंदिर की ओर जाती है। ये जो सुरंग है, इस सुरंग के बारे में ऐसा माना जा रहा है कि ये मंदिर की ओर जाती हैं। बावड़ी की खुदाई कौशल किशोर की शिकायत पर की गई। उनका दावा है कि जैसे जैसे खुदाई होगी कई सच सामने आएंगे। तो वहीं देखिए, महाराष्ट्र के पालघर में आग लगने से हड़कंप मच गया। एक केमिकल कंपनी में भीषण आग लगी और उसके पास की एक और प्लांट को इसने अपनी चपेट में ले लिया। भीषण आग की ये तस्वीरें सामने आई हैं महाराष्ट्र के पालघर से, जहां के बोईसर तारापुर MIDC में एक कंपनी में भीषण आग लग गई। आग की लपटों ने केमिकल यूनिट को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि उसकी लपटें दूर से ही दिखाई दी, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें भीषण आग और काले धुएं का गुबार निकलता हुआ नजर आया। आग यूके एरोमेटिक एंड केमिकल कंपनी में लगी, जिसके बाद ये तेजी से फैली। आग लगने के बाद वहां मौजूद मजदूरों को फौरन सुरक्षित बाहर निकाला गया। हालांकि आग लगने से कारखाना पूरी तरह तबाह हो गया है। आग लगने की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। केमिकल फैक्ट्री में आग कैसे लगी, इसकी वजह सामने नहीं आई है। बात झारखंड की, जहां के जमशेदपुर में आग का तांडव देखने को मिला। आग ने केबल कंपनी को जलाकर राख कर दिया। आग इतनी भयंकर थी कि उसे बुझाने में कई घंटों की फायर ब्रिगेड को मशक्कत करनी पड़ी। जमशेदपुर की तार कंपनी में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आग लगने के बाद केबल कंपनी में धमाकों की आवाज सुनाई दी। केबल कंपनी काफी दिनों से बंद पड़ी थी, लेकिन अचानक आग की लपटें निकलते देख हड़कंप मच गया। पल भर में आग ने पूरी कंपनी को अपनी जद में ले लिया। केबल कंपनी में धमाकों की वजह से कई दीवारें भी गिर गई। दमकल कर्मियों को भी आग बुझाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अंधेरा होने की वजह से आग बुझाने में काफी परेशानी आई। फायर टेंडर्स को बुला के आग बुझाने का सतत प्रयास जारी है। अभी तक आग बुझ नहीं पाई है, प्रयास जारी है। लोगों का आरोप है कि कंपनी में पिछले काफी दिनों से चोरी की घटनाएं हो रही थी और लापरवाही की वजह से ही आग लगी है। सब कुछ खत्म होता दिख रहा है और अपने आंख के सामने जहां से जीविका हो रहा था वो उसको आज बर्बाद होते देख रहे हैं। ये कारण शासन और प्रशासन के चलते हुआ। आग लगने से कंपनी में रखा करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। बात कर लेते हैं राजस्थान के जैसलमेर की, जहां पर मोहनगढ़ में बोरवेल की खुदाई के दौरान अचानक जमीन से पानी का तेज बहाव आने लगा। देखते ही देखते चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। बड़ी बात यह है कि बोरवेल की खुदाई में लगा ट्रक और मशीन भी उसी में समा गए। रेगिस्तान में अचानक पानी की धारा फूटने का ये वीडियो देखिए। वीडियो जैसलमेर के मोहनगढ़ का है, जहां खेत के बीचों बीच पानी की ऐसी धारा फूटी जिसे रोकना मुश्किल हो गया है। दरअसल शनिवार को एक खेत में बोरवेल की खुदाई का काम चल रहा था। तभी अचानक वहां काफी प्रेशर के साथ पानी की तेज धार निकलने लगी। चारों ओर पानी ही पानी नजर आने लगा, मानो बाढ़ आ गई हो। पानी के प्रेशर से बोरवेल के लिए खोदा गया गड्ढा भी बढ़ने लगा और इतना बढ़ गया कि उसमें 22 टन वजन की मशीन ट्रक समेत धंस गई। गड्ढे से लगातार पानी निकल रहा है। इस बीच सोशल मीडिया पर तरह तरह के दावे किए जा रहे हैं।
लेकिन सबसे चौंकाने वाला दावा किया विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने। उन्होंने एक्स पर लिखा कि स्मरण रहे प्राचीन विलुप्त मां सरस्वती नदी का प्रवाह मार्ग रहा है जैसलमेर का मरु स्थल। हालांकि भूजल वैज्ञानिकों का कहना है कि ये पानी की धारा अचंभित करने वाली जरूर है, लेकिन इसे सरस्वती नदी से कनेक्ट करना जल्दबाजी होगा। और आइए अब बात कर लेते हैं मौसम की। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी का दौर लगातार जारी है और भारी बर्फबारी से जम्मू कश्मीर की कई सड़कों को बंद भी कर दिया गया है। बर्फबारी के बाद जहां पहाड़ गुलजार हैं, तो खूबसूरत नजारों के साथ मुसीबत भी हजार है। कश्मीर घाटी को बर्फ ने ढक दिया। इतनी बर्फ हो गई कि रास्ते बंद हो गए। गुलमर्ग की बर्फबारी का नजारा देखिए। घर, रास्ते, गाड़ियां, पहाड़ सब कुछ बर्फ की चपेट में है। लोग बर्फबारी का मजा भी ले रहे हैं। तस्वीरें अनंतनाग की हैं। किसी ने बर्फ के गोले बनाए तो किसी ने डांस के साथ बर्फ का वेलकम किया। हसीन नजारों के बीच में भारी बर्फबारी ने कश्मीर की मुसीबतें भी बढ़ा दी हैं। श्रीनगर की ओर जाने वाले अधिकतर रास्ते बर्फबारी के बाद बंद पड़े हैं। एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन भी प्रभावित रहा। डल झील का पानी पिघला तो घूमने आए लोग फिर से शिकारा पर सवार हो सके। सुपौल में बर्फ की वजह से कई व्हीकल फंस गए। मदद के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस आगे आई। सुपौल इलाके में भारी बर्फबारी के बाद पुलिस अलर्ट मोड पर है। जम्मू कश्मीर के ही डोडा में भी भारी बर्फबारी के बाद का नजारा देखिए। बर्फ इतनी ज्यादा गिरी, एम्बुलेंस तक फंस गई। लोगों को अस्पताल पहुंचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं देखिए हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जमकर बर्फबारी हो रही है और लोगों की मुसीबतों को ये बर्फबारी बढ़ा रही है। कई जगहों पर हालात ऐसे हो गए कि पानी के झरनों की जगह बर्फ के झरने अब बह रहे हैं। हिमाचल के भरमौर में सामरा नाला में साल का पहला ग्लेशियर आया, जिसके बाद झरने की तरह बर्फ बहने लगी। जाते 2024 का ये पहला मौका है जब ग्लेशियर बहता हुआ नजर आया, जो सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हिमाचल के कई जिलों में जमकर बर्फबारी हो रही है, जो मुश्किल भी बढ़ा रही है। हिमाचल में बर्फ की वजह से 300 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हैं। कुल्लू हो, लाहौल स्पीति हो या फिर किन्नौर, भारी बर्फबारी के चलते हिमाचल के तमाम हिल स्टेशन की तस्वीर एक जैसी है। कहीं जेसीबी से तो कहीं स्नो ब्लोअर के सहारे बर्फ हटाई जा रही है। नया साल मुहाने पर खड़ा है, इसलिए लोग पहाड़ों की ओर बढ़ रहे हैं। शिमला की तरफ जाने वाले रास्तों पर ट्रैफिक अभी से जमा होने लगा है। सड़कों पर भीड़ बढ़ चुकी है। शिमला से कुछ ही दूरी पर कुफरी में बर्फबारी देखने को मिली। बड़ी संख्या में लोग घूमने पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड से बद्रीनाथ धाम की बर्फबारी भी देख लीजिए। चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़ और बीच में बद्रीनाथ धाम। धूप ने इस नजारे पर चार चांद लगा दिए। और अब बात है एक अच्छी खबर की। नए साल से पहले इसरो अंतरिक्ष में चमत्कार करेगा। इसरो बुलेट की स्पीड से तेज 2 स्पेसक्राफ्ट स्पेस में जोड़ेगा। मिशन सफल होते ही रशिया, अमेरिका और चाइना के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। साल 2024 जाने को है और इस साल इसरो का आखिरी मिशन आज होने वाला है। आज रात घड़ी में जैसे ही 9:58 होंगे, वैसे ही अंतरिक्ष में हिंदुस्तान एक और बड़ी छलांग लगाएगा। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज स्पेसएक्स मिशन लॉन्च होगा। इसमें 2 सैटेलाइट भेजे जाएंगे, जिनके जरिए इसरो अंतरिक्ष में डॉकिंग और अनडॉकिंग की अपनी तकनीक का परीक्षण करेगा। स्पेस डॉकिंग तकनीक अंतरिक्ष में भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है, जिसमें चंद्रमा पर मानव को भेजना और भारत के अपने स्पेस स्टेशन का निर्माण शामिल है। स्पेसएक्स मिशन के लिए इसरो ने अपने प्रमुख और सबसे भरोसेमंद लॉन्चर PSLV C60 रॉकेट को चुना है। स्पेसएक्स का पूरा अर्थ है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। अगर सब कुछ सही रहा तो भारत अंतरिक्ष में 2 सैटेलाइट को डॉक करने की क्षमता वाला चौथा देश बन जाएगा। अभी तक ये क्षमता अमेरिका, रूस और चीन के पास है।